तो सीएम धामी ने अब अग्निवीर सेल की घोषणा कर दी है। अग्निवीरों के लिए अब धामी का ये बड़ा तोहफा है और कहा जा रहा है ये पूरे राष्ट्र में एक ऐसा प्रदेश है जो कि अग्निवीरों के बारे में इतना सोच रहा है कि आखिरकार उनके वापस लौटने के बाद 4 साल के कार्यकाल के बाद आखिरकार किस तरीके की योजनाओं से उन्हें जोड़ा जाए, किस तरीके से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि 10% का आरक्षण अलग और उसके अलावा भी इन्हें रोजगार के नए अवसरों से जोड़ा जाए। इस पर आज बातचीत करेंगे और आखिरकार इस योजना को लेकर और इस नई पहल को लेकर आखिरकार विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठा रही है वो आखिरकार क्या सवाल है, इस पर सीधे रुख करते हैं आज के हमारे खास पैनलिस्ट का। हमारे साथ संजीव वर्मा जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और स्वाति नेगी प्रदेश महासचिव है यूथ कांग्रेस की, वो अभी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हैं। कुछ समय बाद वो हमें स्टूडियो से ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर पंकज पैनोली यूकेटी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत राकेश मिश्रा जी सबसे पहले आपसे करना चाहेंगे। मिश्रा जी, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सीएम धामी ने अग्निवीर सेल की एक घोषणा कर दी है। आखिरकार इस सेल के जरिए क्या विस्तार करने की कोशिश है, सरकार किसके पीछे मंशा, और विपक्ष की जो अग्निवीर योजना को लेकर सवाल थे, क्या वो सवाल अब थमते नजर आएंगे? देखिए, उत्तराखंड अग्निवीर योजना आने से पहले भी सैनिक सेवाओं का पहला पसंदीदा राज्य था। यहाँ भूतपूर्व सैनिकों की संख्या बहुत है। आज भी उत्तराखंड वासी ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक सेवाओं में हैं। रहा सवाल अग्निवीरों का, तो अग्निवीरों की मिनिमम जो न्यूनतम आयु है वो 17.5 वर्ष है, अधिकतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। इसी के बीच में इनकी सर्विस होती है। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की आयु में अग्निवीर ज्वाइन करता है तो उसकी जो अधिकतम सर्विस है वो 4 वर्ष के लिए है। 4 वर्षों में एक अच्छा प्रशिक्षित नागरिक बनता है, सेना के दांव पेच को जानता है। अगर उसे लगता है कि मुझे आगे की सेवाएं करनी है तो उन सेवाओं को लेकर वो आगे की रणनीति तय करता है। उसके बाद भी उसके पास अपनी तैयारियां करने का पूरा अवसर पड़ा होता है और तब तक उसके हाथ में 30-35 लाख रुपए का एक पैकेज जो केंद्र सरकार की तरफ से है वो मिल जाता है। रहा सवाल अब जो मुख्यमंत्री धामी ने किया है, वो अपने आप में एक अनूठी योजना है। आज जैसे 10% का आरक्षण नौकरियों में है, उनके लिए प्रशिक्षण के बारे में, उनका डाटाबेस तैयार करने के बारे में अगर सरकार इन चीज़ों को लेके चिंतित है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अग्निवीर को लेके जो बातें हो रही थी, केवल एक पेंशन की बात नहीं है, लेकिन उनके पास सरकारी क्षेत्र में काम करने के बहुत से अवसर मिल जाते हैं। यही नहीं, अग्निवीर अगर स्वरोजगार में भी जाना चाहता है तो उसके भी सरकार ने एक प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। अब कुछ हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ से एक समझौता है कि हम सेना में इससे ज़्यादा लोगों को नहीं रख सकते। एक लाइन है उसमें कि हम 13 लाख से ज़्यादा सैनिक अपनी सेना में नहीं रख सकते, एक बाइलाज बना हुआ है। तो उसके एवज में चूंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित लोग चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक लोग चाहिए, और वक्त आने पर ये जो अग्निवीर हैं देश की लड़ाई के लिए तैयार भी हो सकते हैं। उस योजना के तहत ये अग्निवीर लाई जाती है। उसमें से 75% ही लोग सिविल में लौटते हैं, बाकी 25% तो सेना में होते ही हैं। लेकिन ये सरकार की जो उत्तराखंड सरकार ने पहल की है, मैं मानता हूँ हर राज्य की सरकार को इस पर पहल देना चाहिए, क्योंकि वो देश की सेवा से होकर आते हैं। संजीव वर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पहल को लेकर? देखिए, इन्होंने काफी हद तक डिस्क्राइब कर दिया है कि इस योजना और इस सेल से आखिरकार क्या फायदा पहुंचने वाला है, अग्निवीरों के बारे में सरकार क्या सोच रही है। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आखिरकार सरकार वाकई में इन्हें स्वरोजगार से कैसे जोड़ेगी, आगे क्या कुछ इनका रोड मैप रहने वाला है, क्या सोचा है? निशा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही पूरी तरह से अग्निवीर को लेके पूरी तरह से एक पॉजिटिव नज़रिया रहा है। और जिस समय अग्निवीर का ये प्रस्ताव आया था उसी समय सरकार ने इस बात का उद्घोष भी कर दिया था, उस बात की घोषणा भी कर दी थी कि 25% तो नियमित सेवाओं में एडजस्ट कर दिए जाएंगे और 75% जो बचेगा तो 75% को केंद्र सरकार की तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं और तमाम
और राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार की घोषणा की थी कि हम भी अपनी अपनी सरकारी राज्य सरकार की तमाम सेवाओं में उनका समायोजन करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने एक विशेष इनिशिएटिव लेते हुए आज जिस प्रकार से एक आयोग का भी गठन किया है, और साथ ही पूरी तरह से जितने भी हमारे प्रदेश से जितने अग्निवीर जाते हैं उनके लिए 10% जो आरक्षण की पूर्व में घोषणा है उसको पूरी तरह से एक अमली जामा पहनाते हुए जितने भी अग्निवीर 75% अतिरिक्त बचते हैं स्थायी भर्ती के बाद, उन तमाम अग्निवीरों को अग्निशमन विभाग हुआ और तमाम ऐसी फोर्सेस हुई, SDRF हुई और तमाम जितने और अन्य जो राज्य सरकार के विभाग हैं उनमें समायोजित करने के लिए भी सरकार ने पूरी तरह से एक पूरा खाका तैयार कर लिया है, एक रोड मैप बना लिया है। और मैं सोचता हूँ सरकार का यह जो पहल है एक स्वागत योग्य है और इसका हमारी सरकार भी स्वागत करती है। हमारी सेना के जितने मैं सोचता हूँ अग्निवीर हैं उन्होंने भी करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया है। और बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो ये तो आरंभ से ही सेना के भी विरोधी हैं, अग्निवीर योजना का ये आरंभ से ही विरोध करते रहे हैं और ये वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे। हाँ। ये पत्थरबाजों को संरक्षण देते रहे, पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर देने का जिन्होंने काम किया, जिन्होंने सेना के जनरल विपिन रावत जो हमारे भारत के लाल थे और हमारे उत्तराखंड के लाल थे, उनको गली का गुंडा बोलने का काम किया। मैं सोचता हूँ कांग्रेस की तो कलई धीरे धीरे खुल रही है। जो ये अर्बन नक्सल तो थे ही थे, अब ये दिमागी नक्सल भी बन गए हैं। अब ये भारत माता के जो राष्ट्रगान है उसका भी विरोध करते हैं, उसका भी विरोध करते हैं। और वंदे मातरम का भी जिस प्रकार से पहले दिन ही इनकी जो यूपीए की चेयरपर्सन है, यूपीए की जो चेयरपर्सन है उसने ही पहले दिन ही उसका विरोध करने का काम इन्होंने किया। तो मैं सोचता हूँ शर्म आनी चाहिए। जो घटिया मानसिकता के घटिया लोग हैं इनको शर्म आनी चाहिए। तो घटिया पूरे देश ने साबित कर दिया। आप किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते क्योंकि ना अर्बन नक्सलाइट यहाँ पर कोई बैठा है और ना हम इजाजत देंगे हमारे स्टूडियो में कोई अर्बन नक्सलाइट जैसा व्यक्ति यहाँ पर आए। ठीक है संजीव जी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप स्वाति नेगी जी? एक तरफ अग्निवीरों के लिए एक सेल तैयार किया जा रहा है, अग्निवीर सेल, जिसमें कहा जा रहा है उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की जाएंगी, उनको बहुत सारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। तो इस पर सवाल उठाना क्यों? देखिए, अग्निवीरों का जो पहला बैच है 4 साल बाद वो लौटने वाला है, तो अभी तक ये ऐसा कुछ प्रिपरेशन क्यों नहीं की गई कि उन्हें जो नौकरी दी जाएगी उसकी क्या गारंटी है कि कितने लोग वापस आएंगे, उसमें से कितने लोगों को किस जगह पे नौकरी दी जाएगी। और अगर उनके भविष्य की इतनी ही चिंता है, उन्हें एक्सटेंडेड जॉब किसी और अदर विभाग में अगर देने की बात चल रही है, तो उसी सेम विभाग में जो हमारी ये वाला विभाग है जिसमें वो हैं, उसी में क्यों कंटिन्यूएशन क्यों नहीं दिया जा रहा है उनको? और युवाओं के जो भविष्य है उसके साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करा जा रहा है? क्या गारंटी है, क्या प्लान्स हैं आपके पास कि किस कंपनी में कितनी प्रतिशत नौकरी दी जाएगी, किस विभाग में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ एक मात्र सेल बना देने से ही नहीं हो जाता है कि आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि अग्निवीर आएंगे, पहले वो 4 साल सेवा करेंगे, उनके भविष्य की उनकी जो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको जो और आर्मी पर्सन्स को जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी उनको नहीं मिलेगी। वो भी तो देश के लिए 4 साल अपनी जवानी का अपना खून बहा के आएंगे। और इस दौरान अगर कोई अग्निवीर हमारा उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके शरीर में अगर कोई भी उसका अंग है जो नौकरी करते हुए खराब हो जाता है, तो उसके लिए क्या है सरकार के पास? मतलब वो 4 साल अपना जीवन देगा, उसमें वो अपनी जवानी खराब करेगा, उसके बाद वो आके प्राइवेट नौकरियों के लिए धक्के खाएगा। आप मतलब कागजों में सिर्फ प्रतिशत आरक्षण दे देंगे, 10% यहाँ मिलेगी, उसके बाद कौन क्लेम करने जाएगा उनको मिली है कि नहीं मिली? मतलब ये क्या सम्मान कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं कि आप सैनिकों का सम्मान करते हैं, इस प्रकार का सम्मान आप उनके साथ छल कर रहे हैं। धोखा है ये तो हमारे अग्निवीरों के साथ। तो आप मानती हैं कि
ये जो स्वरोजगार का सेल तैयार किया जाएगा, अग्निवीर सेल, इससे ये कहीं ना मूल कहीं मूल जो समस्या है उससे बचने के लिए एक ढोंग और दिखावा करा जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। तो ये जो मूल समस्या है अग्निवीरों की, जिसके लिए चलते प्रदेश में बार बार सवाल उठ रहा है कि अग्निवीरों के खिलाफ जो है सवाल उठ रहा है कि उनको परमानेंट नौकरी दी जानी चाहिए, उनको पेंशन दी जानी चाहिए, उनको और अन्य सुविधा दी जानी चाहिए जो एक आर्मी पर्सन को मिलती है। सिर्फ मूल सुविधा से बचने के लिए ये चुनावी समय पे ढोंग रचा जा रहा है और कुछ नहीं। तो पंकज पैनोली जी, आप भी इसको एक चुनावी स्टंट मानते हैं चुनावी स्टंट डेफिनेटली, या फिर ये जरूरी है? निश्चित देखो चुनावी स्टंट डेफिनेटली ये है, क्योंकि ऐसे सेल और ऐसे आयोग बहुत बनते रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, जिसमें से एक पलायन आयोग भी था और आज ये सेल बन रहा है। देखो मैं इसकी जड़ आपको बताता हूँ। जितना भी आज बीजेपी झंडा ऊंचा कर रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इसी प्रदेश में इंडियन तिब्बत जब वो हुआ था, लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे गुरिल्ला फोर्स बनी थी। और वो गुरिल्ला जो है गाय बगाए आंदोलन करते रहते हैं, कभी अल्मोड़ा में, कभी देहरादून में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो प्रदेश सरकार अगर चाहे तो उन गुरिल्लाओं को क्यों नहीं करती है? उनके लिए क्या करा? उनके लिए कौन सा वेलफेयर स्कीम? गुरिल्ला जो वॉरियर्स थे जिन्होंने चाइना और इंडिया की लड़ाई के दौरान इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया। और दूसरी बात, जहां तक ये थे कि 4 साल में पैनोली जी बराबर में बैठी हैं कांग्रेस की, इनसे प्रश्न करो। मैं दोनों से इन्हीं के समय वो गोरिल्ला वाला इन्हीं के समय पे हुआ था, इनसे प्रश्न अभी कर आपकी लीजिए। सरकार है, प्रश्न आपसे चल रहा है। हमारी ये सरकार लेके की नहीं चिंता मत आया कीजिए। गुरिल्ला सेल, लेके नहीं आए, ये सेल लेके आई बीजेपी। तो क्वेश्चन वही है। और आपके ये टाइम चाहते पे हैं भी, कि आपके सरकार में टाइम पे भी वो फैसला आंदोलन कांग्रेस कर रहे से हैं। हो, सरकार इनकी देखो, चले, क्वेश्चन मर्जी इनकी चले, क्वेश्चन सिर्फ कांग्रेस जवाब दे। क्योंकि अरे जो 14 उनके तक तो आप ही प्रधानमंत्री थे। लोग प्रेस रुको, कॉन्फ्रेंस रुको, कर नहीं सकते, उनमें जवाब अच्छा, देने का दम तो है। 14 तक सारे तो- जवाब नेहरू जी से लेते हैं, मोदी जी। 14 तक तो आप ही बहुत थे। अच्छा वो चल रहा है, ड्रिल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। गुरिल्ला एक, ठीक है, गुरिल्लाओं को प्रदेश सरकार में उन्होंने बहुत बार इस साल भी, इस 5-10 सालों में भी आंदोलन करे, लेकिन उनके लिए कोई सेल नहीं था। अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि 17 से और 21 से वही प्राइम एज है जहाँ पे आदमी अपना जो है करियर सेट करता है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IPS IAS बनना है, स्टडी करनी है, क्या करना है, वो उसका प्राइम एज है, जो उसके कहते हैं ना गोल्डन ईयर्स, 17 से और 21 साल है। ठीक है, 17 से 21 साल गोल्डन एज है। किसी को पत्रकार बनना है, किसी को क्या बनना है, किसी को छात्र नेता बनना है, युवा नेता बनना है, सब वही प्राइम एज है जिसको जो अपना करियर सेट करना है। वो अपना करियर सेट करने जा रहे हैं आर्मी में, सेना में, वहां से आप उन्हें हटा दे रहे हो। उसके बाद ये बताओ, इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है बाहर, वो कौन से फील्ड में जाएंगे? आप बताइए कौन से फील्ड में जाएंगे? दूसरा, अच्छा मैं भूल जाऊंगा, फिर फ्लो वो हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, पूरा दूंगा, ठीक है। वो किस उसमें जाएंगे, कैसे तुम उनको एम्प्लॉयमेंट दोगे, किस में दोगे? इंजीनियरिंग में दोगे? और किस फील्ड में उनको भेजोगे? गार्ड बनाओगे? बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने बोला था कि अगर किसी को नहीं मिलेगा तो मैं बीजेपी के दफ्तर में उनको सबसे पहले, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं अग्निवीर को गार्ड बनाऊंगा। ये तो मेंटालिटी है। दूसरी बात, जैसे स्वाति ने बोला भी कि अगर डिसेबिलिटी आ जाती है देन आप क्या करोगे? और क्या पूंजी लेके आएगा? 10, 15, 20 लाख रुपए होते क्या है आज के ज़माने में? एक ढंग का रेस्टोरेंट बनाने भी जाओगे ना, ढंग का कैफे भी बनाने जाओगे तो भी कम है। अरे उसके बाद किसी एग्जाम की और तैयारी उसके करने बाद- जाएगा, उसकी फीस भी नहीं है 10 लाख रुपए। तो उसके बाद देखो ये है, ये तो मेंटालिटी है कि क्या क्या चीज़ें इनके साथ होंगी। अब सवाल आता है कि उत्तराखंड सरकार उन्हें नौकरी देगी और सेल बनाया, इस पे मैं आता हूं। सेल ना पलायन आयोग भी बना था इस प्रदेश के अंदर, जिसका मुख्यालय पौड़ी में था, और रिवर्स पलायन के ऐसे बड़े बड़े दावे हुए थे। उसके बाद मजे की बात है, वो पलायन आयोग खुद पलायन करके देहरादून पहुंच गया। ठीक है, सरकार के फेवरेट अधिकारियों को उसमें जो है एडजस्ट करा गया रिटायरमेंट के बाद। ये तो पलायन आयोग की सच्चाई है। गुरिल्ला की सच्चाई आपको पता है। अब आएगी अग्निवीर। अब 10% एक इनका बीजेपी का मैंने एक वो देखा था चलते हुए कार्यक्रम, कर्नल लाजिया कोठियाल ने करा था वो बालावाला में। वहां पे एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा उनसे कि सर आप ये बताओ कि जो अग्निवीरों को आप रोजगार दोगे तो पहले प्राथमिकता आपकी वो होंगे या फिर यहाँ के युवा होंगे जो बेरोजगार हैं, जो already बेरोजगार प्रदेश हैं, में। जो ऑलरेडी प्रदेश में बेरोजगार हैं, वो आपकी प्राथमिकता होंगे या फिर आपका अग्निवीर प्राथमिकता होगी? ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जब एक मंत्री विधायक, एक विधायक अगर बन गया ना, आप अगर विधायक 10 दिन के लिए बन गए
ठीक है, आपकी 80,000 पेंशन ड्यू। अगला बंदा 4 साल आप आर्मी को सर्व करके आएगा, उसके लिए मैं कह रहा हूं 80 मत दो, 15, 20, 25 तो दे दो, उसको पेंशन तो दो, उसको एक कंटिन्यूअस वो तो दो, आमदनी तो दो। कहां दोगे वो? मतलब एक विधायक बन गया आदमी 10 दिन तो वो 80,000 का दावेदार है, ठीक है, लेकिन एक जो अपना जान हथेली पे रख के -21 डिग्री सियाचिन पे जाएगा और +50 डिग्री राजस्थान में जाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं। ठीक है, इस पर उसको जवाब सारी सुविधाएं मिलेंगी, इन अग्निवीरों को क्यों नहीं मिलेगी? और ठीक है। सरकार अगर चाहती है कि कुछ हो, तो मैं तो प्रदेश सरकार से कहता हूं कि जितने इस प्रदेश के अग्निवीर हैं, सरकार अपने कोटे से स्टेट से उनको पेंशन दे दे, 10, 15, 20 हजार रुपए जो देनी है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे राकेश मिश्रा जी, सवाल पूछ रहे थे। हाँ, दो बातें जो हमारे पैनलिस्ट ने बताई, चाहे स्वाति ने और दोनों लोगों ने, कि डिसेबिलिटी पर कोई नहीं है। तो देखिएगा, मैनुअल उठाइएगा तो उसमें निकलेगा कि 15 से 44 लाख रुपए डिसेबिलिटी पे मिलता है। अगर किसी भी प्रकार की अपंगता आती है किसी भी अग्निवीर को, तो उन पे 44 लाख रुपए की एक राशि है जो उस 44 लाख से तो पूरा जीवन नहीं चल पाएगा, मिल जाएगा उसके बाद वो डिसेबल हो जाएगा, अब पूरे मैं लाइफ उसका को कुछ नहीं कर पाएगा। अगले चरण में बात कर रहा हूँ, वो मिलती है। दूसरा, सरकार जो इंश्योरेंस प्लान उनके साथ जोड़ती है, इंश्योरेंस प्लान, उसी का है वो। उसमें 1 करोड़ रुपए है। सुनिए, अब आप उसके साथ जाइए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, तो सरकार की एक योजना है ESIC, शायद आप लोगों ने भी सुनी है। उसमें एक उंगली अगर मशीन में आके कट जाती है तो उसमें भी 7,000 की पेंशन ESIC दिलाती है, ESIC दिलाती है। तो सरकार पेंशन पाने का अधिकार अगर ESIC के कर्मचारी को मिलता है जो फैक्ट्रियों में काम करता है, तो मुझे, और एक दिन के काम पे, ये नहीं है कि वो 365 दिन काम करेगा तब ये सुविधा मिलेगी। अगर वो पहले दिन फैक्ट्री में आया है और पहले दिन ही उसके साथ कोई घटना घट जाती है, तो पहले दिन से वो लागू होता है। तो वो भी एक बार आप मैनुअल चेक कर लीजिए। सरकार की ऐसी भी योजना है, अपंगता होने पर उसे किसी ऐसी संस्था से या ऐसी किसी व्यवस्था से जोड़ जरूर रखा होगा कि उसके परिवार के लिए, उसके घर के लिए, उनके चीजों के लिए। देखिए, जरूर में तो बहुत कुछ हो जाता है ना, देखिए, ऐसा हुआ जरूर होगा, इस चीज ऐसा किया जरूर होगा। अब दूसरी बात जो आपने प्रश्न उठाया कि 17 से 21 वर्ष एक गोल्डन टाइम होता है, किसी के जीवन में गोल्डन टाइम होता है। हाँ। लेकिन ये केवल सेना में ही है। अग्निवीर के लिए ही जो मैक्सिमम आयु है वो 21 वर्ष है। 21 वर्ष वाला व्यक्ति अगर सेवा करेगा तो 25 साल में फ्री हो जाएगा, यही है ना। 17 साल में जो सेवा करेगा वो 21 साल में फ्री हो जाएगा। लेकिन क्या नीट का एग्जाम क्रॉस करने की कोई आयु रखी है? इंजीनियरिंग का एग्जाम क्रॉस करने की कोई आयु है? क्या IAS IPS बनने के लिए कोई आयु रखी गई है? उनकी भी एक सीमा है, लेकिन आपकी इस सीमा से आगे है। अगर कोई पढ़ना चाहे, कोई भी अग्निवीर, तो उसके लिए संभावनाएं हैं। दूसरा, जो मैंने पहले बात आपसे कही कि सरकार ने हमारा विश्व के साथ जो हमारी संयुक्त राष्ट्र संस्था है उसके साथ, सुनिए आदित्य, देखिए किसी चीज में भ्रम फैलाना एक बड़ी आसान चीज है। भ्रम नहीं, हम देखिए, 13 लाख भ्रम नहीं, कंफ्यूजन होते हैं जिसको क्लियर करना जरूरी है। अगर क्योंकि सरकार अगर आधा अधूरा ज्ञान दे तो उसके मुताबिक फिर अगर बाकी विपक्षी दल कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, एक क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। इंटरप्ट करूंगी आप सभी को। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे और फिर इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में, और हम CM धामी के अग्निवीर सेल की घोषणा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे पैनलिस्ट का, और हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए हैं संजीव वर्मा जी। एक जवाब लेना चाहूंगी पहले आपसे और फिर उसके बाद स्वाति नेगी जी के पास आऊंगी। देखिए, विपक्ष बहुत सारे सवाल उठा रहा है। छोटी बात रह गई थी। हाँ। एक छोटी बात जब हम चर्चा कर रहे थे उसमें रह गई थी। ठीक है, संजीव जी, कंप्लीट मैं आपका कीजिए। 1 मिनट लूंगा। एक बात रह गई थी, जब हमारे मित्रों ने ये पूछा कि पुष्कर सिंह धामी ने ये सेल कैसे बनाया। भाई साहब, आप रिकॉर्ड उठाइए और देखिए, 4500 अग्निवीर उत्तराखंड से अभी कार्यरत हैं सेना में, और उनकी पहली सेवानिवृत्ति अब होने जा रही है। तो जब अग्निवीर पहुंचेंगे उससे पहले ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार ने सोची। आप इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखें। ठीक है,
संजीव जी 45 लाख बताएंगे युवा हैं। वैकल्पिक व्यवस्था। देखिए संजीव जी, एक सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी बेरोजगार युवा हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी उस प्रॉपर पोजीशन पर, या फिर जो अग्निवीर वहां से आएंगे उनके लिए जो स्वरोजगार के अवसर छोड़ रहे हैं, कुछ सिविल सर्विसेज में आप लोगों ने आरक्षण दिया है और इसके अलावा भी कई ऐसे पद हैं, सरकारी पद, तो आखिरकार किनको प्राथमिकता मिलेगी? देखिए 10% तो एक हाँ वो अलग है। हाँ 10% तो एक क्षैतिज आरक्षण ठीक है। पहले से ही उनके लिए घोषित किया हुआ है और सरकार ने पहले से ही इस बात का उल्लेख किया था कि जितने भी अग्निवीर आएंगे उनको रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ा जाएगा और कोई भी अग्निवीर ऐसा नहीं बचेगा जो वापसी में आने के बाद किसी भी तरीके से मतलब खाली रहे। वो उनकी इच्छा है कि वो आगे की स्टडी करें, हायर स्टडी करें और अग्निवीर रहते हुए सरकार ने ऐसी भी व्यवस्था की है कि अग्निवीर रहते हुए हायर स्टडी का भी पूरा जिम्मा सरकार ने अपने ऊपर लिया और वो भी एब्सोल्युटली फ्री उनकी शिक्षा भी हो रही है। वो कोई बीटेक करना चाहता है, कोई मेडिकल लाइन में अपनी तैयारियां करना चाहता है, कोई किसी भी तरह के, तो उसके लिए भी सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था की तो है। ये सिर्फ उत्तराखंड सरकार करेगी या फिर पूरे देश भर में? ये केंद्र सरकार की भी योजना है और राज्य सरकारों की भी योजना है और सरकार ने पूरी तरह से इस चीज़ का एक बीड़ा उठाया है कि जो हमारे अग्निवीर हैं वो पूरी तरह से अनुशासित होंगे, वो प्रशिक्षित होंगे, समाज के लिए एक अच्छा वातावरण वो डेवलप करेंगे और सरकार को जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितनी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जितनी भी जैसे हमारी SDRF है और अग्निशमन है और ऑप्टो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और जितने भी इस प्रकार के जहाँ पर सिक्योरिटीज़ से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उनमें वो कार्यरत होंगे और कोई अपना स्वरोजगार करना चाहता है तो उनके लिए भी सरकार उचित ऋण की भी व्यवस्था करेगी और जैसे कोई अपना स्वयं का कोई रोजगार करना चाहता है तो उसके लिए जितने भी सरकार सुविधाएं दे सकती है उसकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है। उसके लिए जो अग्निवीर सेल बनाया गया है उसमें तमाम तरीके की व्यवस्थाएं सरकार के माध्यम से लेकिन की जा संजीव रही जी, है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये कितनी प्रभावी होंगी? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिसका बखान हमेशा प्रवक्ता करते हैं, नेता करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन उसका लाभ वाकई में जनता तक कैसे पहुंचेगा? जो अभी अग्निवीर लौट कर आएंगे, आखिरकार उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्या एक एक को पकड़कर इस चीज के बारे में जानकारी दी जाएगी? क्या किया जाएगा? ये भी जानना चाहती हूँ ना मैं। निश्चित जी, देखिए एक एक को पकड़ कर लाना ये तो आपने एक गलत मैंने आपको एक वे बताया है नहीं गलत कि आखिरकार आप बोल रहे हैं ना हर एक व्यक्ति को हम इस तरीके से करेंगे, तो आखिरकार कैसे जोड़ेंगे, उन्हें जागरूक कैसे किया जाएगा? आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया और आप अपना शब्दों का जरा थोड़ा सा नहीं थोड़ा संजीव जी, थोड़ा मेरे शब्द गलत है। देखिए जितने भी अग्निवीर हमारे आएंगे वो सरकार के द्वारा पहले से चिन्हित है कि इतने लोग गए थे, उसमें से इतने वहाँ पर नियमित सेना में उनकी भर्ती हो गई है, इतने वापसी आ रहे हैं। उसके लिए पूरा सरकार ने पूरा एक रोड मैप बनाया है और मैं सोचता हूँ पूरे रोड मैप बनाने के बाद उनसे भी ऑप्शन लिया जा रहा है कि आप अपना स्वरोजगार चाहते हैं या आप अपना किसी सरकारी नौकरी में आप जाना चाहते हैं, तो जो भी ऑप्शन दे रहे हैं उसी के अनुरूप उसी के अनुसार सरकार व्यवस्थाएं कर रही है। कोई अपना स्वरोजगार भी करना चाहता है तो उसी के अनुरूप सरकार उनके लिए व्यवस्था कर रही है। ठीक है स्वाति ने क्लियर हो गया आपको। देखिए संजय वर्मा जी बता रहे हैं कि हम देंगे और हमने चयनित कर रखे हैं और उनको ऑप्शन दिए जाएंगे दो। एक सरकारी नौकरी में आपको रहना है तो आखिरकार उसके लिए आपका जो आरक्षण है उसमें भी आप चयनित हो सकते हैं, वरना आपको स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार। मतलब रोजगार तो उन्हें मिलेगा डेफिनेटली अग्निवीर
देखिए, जब पहला बैच अग्निवीर का भी बाहर आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। हम भी चाहते हैं कि जो अग्निवीर हैं वो हमारे देश का शौर्य है, वो हमारे देश को सर्व करके आएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि उनके जो हकों के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो और जो हमारे युवा हैं उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट ना करा जाए। और अगर मैं समझती हूँ इतनी नौकरियां हमारे पास है और इतना ही सब देने की गारंटी है, तो सेना में ही क्यों उन्हें परमानेंट अफसर नहीं दिया जा रहा है, एक्सटेंड क्यों नहीं करा जा रहा है, उनकी जॉब को परमानेंट क्यों नहीं करा जा रहा है, जिससे उनको पेंशन मिले, वही सम्मानजनक पूरे जो जीवन भर फैसिलिटीज आर्मी वालों को उनकी फैमिली को मिलते हैं पीछे से, क्योंकि जो उनके आर्मी मैन होते हैं वो देश को सर्व करते हैं, तो वो जो सम्मान मिलता है हम चाहते हैं वो मिले। अगर वो नहीं मिल रहा है, उसके सिवाय अगर बीजेपी प्रॉमिस कर रही है कि कुछ और एक्सेप्शन दे पाएगी, तो हम इस बात से बहुत खुश हैं। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी योजनाएं हैं जो पन्नों में बीजेपी ने आज तक निकाली हैं और जो धरातल पे सभी को पता है कि कितनी सत्य हैं, तो ये वाली भी देख लेंगे। कुछ दिनों की बात है जब अग्निवीर बाहर आएंगे और उनके साथ जो व्यवहार होगा, उन्हें लाइन लगानी पड़ेगी और निश्चित जी इनके प्रवक्ता है गरिमा दसोनी, उन्होंने अग्निवीर की तुलना आतंकवादियों से करी थी। मैं सोचता हूँ आप भी शायद उसी लाइन पे होंगे। आप तो हमें उनका क्रिटिसिज्म इतना हुआ था इस बयान के ऊपर, आप अपने जरा पुराने पन्ने पलट के देखिएगा। कह रहे हैं आप ऐसा ना, बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है, अगर कांग्रेस ने कुछ कह दिया तो अब देना तो बीजेपी को है। तो धरातल पे तब पता चलेगा जब बीजेपी अग्निवीर बाहर आएंगे और उनके साथ जो व्यवहार करा जाएगा। बहुत दिनों की बात नहीं है। हाँ सही बात है। तो इंटरव्यू कांग्रेस तो बहुत कुछ कहती है। अभी चिदम्बरम ने भी कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूँ और इसके ऊपर मुझको गर्व है। तो मैं सोचता हूँ आप तो गर्व का अनुभव करते हो। मुख्यमंत्री है वो जिहादी हैं और प्रधानमंत्री ने अब नक्सलवादियों का ठेका उठा लिया है। इस बारे में तो मैं ज्यादा मतलब आपको भी गर्व है क्या? दर्शा रही है देश को। अच्छा, आपको भी गर्व है? सारे युवा आपको भी गर्व है? युवाओं को आतंकवादी आप कह रहे हो, युवाओं से कह रहे हो मैंने माफ कर दिया। अरे युवाओं ने तो आपसे माफी मांगी ही नहीं है। युवा ने तो जो कहा सड़कों पे जानबूझ के कहा आपसे, हमने तो आपसे माफी मांगनी ही नहीं चाहिए, ना ही किसी युवा ने मांगनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं वर्मा जी, आप थोड़ी रिसर्च करिए, देखिए ये नक्सलवादी वगैरह से बाहर आई है। और देश के युवाओं में उत्तराखंड में ऑलरेडी और भी बहुत सारे बेरोजगार हैं। अग्निवीरों के सिवाय उनको भी कौन सी नौकरी देंगे? जो 25 लाख आप नौकरी है, 25,000 पता नहीं कितनी नौकरियां दे चुके हैं, उनके बारे में भी बात कीजिए। जो ग्राउंड जीरो की सच्चाई है उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। 25,000 नहीं 34,000 है। 34,000 भी लाके दिखा दीजिए ना, हमें पन्नों में तो पता नहीं। पैनोली जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी मैं मिश्रा जी की बात सुन रहा था, मैं उनके टॉपिक पे आता हूँ। पहला उन्होंने बोला डिसेबिलिटी में पेंशन मिलेगी, ईएसआईसी का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वो मैंने सर्च करके अभी देख लिया। ठीक बात है। दूसरा, ईएसआईसी का कोई प्रोविजन नहीं है उसमें। दूसरा, जो डिसेबिलिटी बोला कि डिसेबिलिटी में पैसा मिलेगा, वो मैं बताता हूँ। अगर 50% डिसेबिलिटी हुई तो 25 लाख, 75% हुई तो 44 लाख, और 100% डिसेबल हो गया तो भी 44 लाख। 44 लाख मतलब क्या अमाउंट होती है आज की रेट में, मुझे नहीं पता। दूसरी चीज़, पहले डिसेबिलिटी का क्या फ़ायदा था और अब डिसेबिलिटी का क्या डिसएडवांटेज है। पहले डिसेबिलिटी में जितनी उस सैनिक की पेंशन होती थी उस पे उसे 10% एक्स्ट्रा मिलता था उसी पेंशन का, जिसको डिसेबिलिटी भत्ता बोलते थे। पहली चीज़ वो थी जो इस अग्निवीर वाले उसमें गलत है, मतलब सही नहीं है। जो डिसेबिलिटी है उसको कम से कम पेंशन तो दो, पेंशन उनको मिलनी चाहिए, उनका हक है। उन्होंने देश के लिए अपना वो करा। दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले तक शहीद के दर्जे पे, मैं इस पे अपडेट नहीं हूँ, शहीद का दर्जा भी अग्निवीरों को नहीं दिया जा रहा था। ठीक है। दूसरी चीज़, वो भी देश के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका वो अग्निवीर बाहर आएगा, अब बोला कि पढ़ सकते हो, इंजीनियरिंग हो सकती है, ये हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। इग्नू है, इग्नू के अंडर रह के आप जो है डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो अग्निवीर रहते हुए। उसमें ना तो मेडिकल आता है, ना उसमें इंजीनियरिंग आती है, उसमें आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट आते हैं जो नॉन रेगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें आप साइंस नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि बीएससी में आपको लैब जाना पड़ेगा, उसमें आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो, बीटेक वीटेक नहीं कर सकते हो उसमें केवल आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके, आर्ट्स और कॉमर्स नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें भी आर्ट्स में भी जैसे ज्योग्राफी है, ये है, जिनके अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो नहीं होते हैं। ठीक है। साइकोलॉजी वगैरह आप कर सकते हो, ये जो केवल जो है वो वाले। इसमें से अब एक चीज बताओ, एक अग्निवीर सुबह 5 बजे उठता है, रात को 8 बजे बेड पे जाता है, कितना टाइम है उस व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए? हम ऑफिस में बैठ के, मैं अपने क्लिनिक जाता हूँ सुबह और शाम को जब आता हूँ तो मैं इस हालत में नहीं होता हूँ कि मैं कुछ और पढ़ सकूँ। तो वो व्यक्ति जो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल जिसका डिटोरेशन हो रहा है, वो कितना करेगा? ठीक है। बात रही अब सरकार की,
यूएन की, हाँ यूएन की अगर बात है तो मिश्रा जी यूएन आज से नहीं है, वो कब का उनका चार्टर है, चार्टर में शायद 5वां है या चौथा है, ऐसा कुछ है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। उस चार्टर के अंदर लिखा गया है कि इतने सेना से ज़्यादा नहीं रख पाओगे। तो आज तक तो देश में रह रही थी वो सेना। अब आप जिन 10% का आरक्षण की बात कर रहे हो, 10% आरक्षण उन्हें स्टेट में मत दो उनको, लेकिन उनको वहां पे 15 साल की सर्विस दे दो। कौन मांग रहा आपसे 10% आरक्षण? दूसरी बात मैं बताऊं, उत्तराखंड के अंदर आ जाऊं, अब सरकार बोल रही है हम 10% आरक्षण देंगे। अब सरकार किस किस को आरक्षण देगी? एक सामान्य वर्ग का बच्चा कहां जाएगा? पहला आप दोगे राज्य आंदोलनकारियों को 10%, उसके बाद आप दोगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 4%, उसके बाद आप दोगे पूर्व सैनिकों को और जो पुराने वो हैं उनको दोगे 5%, ठीक है। उसके बाद अब अग्निवीर को भी दोगे 10%, उसके बाद ईडब्ल्यूएस को दोगे 10%। तो सामान्य बच्चा कहाँ जाएगा भाई? 50% तो उसको हरिद्वार में उसके लिए एक वो बना दो जहां वो डूब के मरे, या फिर बाबाओं जैसे आश्रम बना दो उसके लिए। कहाँ जाएगा सामान्य वर्ग का बच्चा? आप ये बताइए। ईडब्ल्यूएस ने पहले 10% कम कर दिया, उसके बाद आपने 10% राज्य आंदोलनकारियों को दे दिया, उसके बाद 4% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दे दिया, 5% आपने पुराने कर्मचारियों को दे दिया और 10% अब अग्निवीर को भी दोगे। 30% तो आपने जॉब खा ली। अब जॉब ही कितनी आती हैं, और वो भी इनके वो है ना कुटीर उद्योग लगे हुए हैं, हाकम सिंह जैसे, कुछ तो वो ले जाते हैं कुटीर उद्योगों में। अब ये बताओ कि वो सामान्य वर्ग का बच्चा जाएगा कहाँ? आप 10% जो है बड़े चौड़े से बोल रहे हो, और अभी बोला कि 4 लाख, अभी दोबारा बात आई थी कि कितना 4500 जो है वो अग्निवीर जो है उत्तराखंड का है। 45 लाख बच्चे हैं, यूथ स्टेट है ये, इस स्टेट में सबसे ज्यादा यूथ है। आप 4500 को तो 10% दे रहे हो, 45 लाख को इग्नोर कर रहे हो। आप ये बताइए, आप उनको शहीद का दर्जा दो, आप उनको 15 साल की नौकरी दो, और मैं तो कहता हूं जितनी तुमने उन्हें तनख्वाह देनी है उतनी उन्हें 10-15 हजार रेगुलर स्टेट अपने फंड से पेंशन दे दे, बात खत्म। 10% की जरूरत ही नहीं, वो बंदा सरवाइव कर जाएगा। और आगे से अग्निवीर बनने की और भी लोग मोटिवेट होंगे कि अग्निवीर जाएंगे, शॉर्ट टर्म कोर्स से वापस आके इतनी पेंशन तो आएगी, बाकी अपना काम करेंगे, उस पेंशन से तैयारी उस करेंगे, पेंशन पढ़ाई से की, कुछ भी करेंगे आगे वो। और कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो ये मेन चीज है कि यहाँ के युवाओं को भटका के, यहाँ के युवाओं का हक खा के, केवल चुनाव की वाहवाही के लिए 4500 लोग दिख रहे हैं सरकार को, 45 लाख बच्चे नहीं दिख रहे हैं, पेपर लीक नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वो सारी इस पर चीजों पे जवाब सरकार लेंगे, ध्यान इस नहीं पर दे जवाब रही ले है। लेते हैं। संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए। अब बताइए कि सारा आरक्षण अगर आरक्षण में ही निकल जाएगा तो आखिरकार जो कंपटीशन धरातल पर जनरल कैटेगरी का बना हुआ है वो युवा आखिरकार कहाँ जाएंगे? निश्चित जी देखिए, तो ये तो उन लोगों के लिए चैलेंजिंग होता जा रहा है ना। आरक्षण की श्रेणी में आने वाले उनको तो पता है कि मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो तो लड़ते ही लड़ते रह जाएंगे। निश्चित जी देखिए, सरकार ने जो अग्निवीरों के लिए एक कोटा फिक्स किया है वो अग्निवीरों को भी दिया जाएगा। जो हमारे खिलाड़ियों के लिए 4% कोटा एक निर्धारित किया है उनको भी दिया जाएगा। जो 10% आंदोलनकारियों के लिए पेंशन की घोषणा की है वो उनको पेंशन भी दी जाएगी। पूर्ववर्ती सरकारों की यदि आप बात करते हैं, कांग्रेस की सरकारों की बात करते हैं, यहाँ पर 70 यहाँ पर 70 हाँ वो जो आप लोग करते थे संजीव जी जो आप लोग करते थे, अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो काम आप लोग करते थे ना, ऊपर सब कुछ डालने से कुछ नहीं होगा। जो जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर भी लेकर जवाब दे देंगे तो अच्छा लगेगा निश्चित जी। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, आप कांग्रेस को साइडलाइन कर दीजिए। अरे मैं तो दे रहा हूँ, आप अपने लेवल पर जवाब दीजिए। अरे मैं तो दे रहा हूँ, सुनने का मादा तो रखिए। हमारे अंदर मादा है, बोलने की बात करिए। हाँ। देखिए, सरकार ने जो अग्निवीरों से जो एक वायदा किया है, जो एक कमिटमेंट है सरकारों का, कि हमने केंद्र सरकार ने भी किया है और राज्य सरकार ने भी, कि हमने अग्निवीरों को जब वो वापसी होगी 75% की, तो हमने उनको एक तरह से समायोजित भी करना है। उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था करी है। जो हमारे खिलाड़ी देश से विदेश से पदक लेकर आते हैं उनके लिए भी 4% की व्यवस्था करी है।
और जितने हमारे रेगुलर उस पे जो बच्चे भर्ती परीक्षाओं में जाते हैं, जो उसमें उत्तीर्ण होते हैं, उनके लिए एक अलग से कोटा है। उसमें उसमें जितनी भी होती है, आप ये देखें 34,000 सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड सामान्य वर्ग का बच्चा कहाँ जाएगा? मेरे भाई 34,000 सरकारी, 34,000 अभी सरकारी नौकरी दी गई है। आप बताइए क्या पूरे देश आज से पहले आपने सुना था? आज से पहले आपने कभी सुना था 34,000 सरकारी नौकरी? 34,000 सरकारी नौकरी। अरे आपने बहुत आई है, आंकड़ों में नहीं, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, धरातल में, धरातल में, धरातल की बात कर रहा हूँ भाई। आज से पहले कभी सुना था क्या? आज से पहले सुना था 34,000 सरकारी नौकरी। हिमाचल प्रदेश है बराबर में, हिमाचल प्रदेश बराबर में 1 लाख सरकारी नौकरी की बात करी थी। 10 नौकरी वो दे नहीं पाए आज तक। 4 साल के आसपास समय होने जा रहा है, 10 नौकरी भी नहीं दी। हमने तो 34,000 सरकारी नौकरी दी है। उसमें तमाम वर्गों को दिया है, तमाम वर्गों को दिया है, तमाम वर्गों को दिया है मेरे भाई, तमाम वर्गों को दिया है। और आपकी जो पूर्ववर्ती सरकारें होती थी कांग्रेस की, उन्होंने तो ओबीसी को कुचलने का काम किया। मंडल कमीशन के तहत आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया आपने। और आप जातिवाद की बात करोगे, आप जातिवाद की बात करोगे। आपने आपके खड़गे जी की अभी रैली हो रही थी हल्द्वानी में, और वो अपनी रैली में अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे थे, और अल्लाह और अकबर के नारे लगवा रहे थे, और आपने उसको जातिवाद का रंग देने के लिए, संजीव जी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश मत कीजिए। जातिवाद का रंग देने के लिए तो बहुत लंबा नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। आप भाई को भाई से लड़ाते हैं, आप समाज को समाज से लड़ाते हैं, इस तरीके से बोलने से कुछ नहीं होगा। भेद करवाते हैं, आप वर्गों में भेद करवाते हैं। ये तो संजीव जी, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो अरे आगे बढ़ो। जवाब तो मैं दे चुका। नहीं आपके पास जवाब, बिल्कुल दे आप चुका। मुझे मादा सिखा रहे थे कि किसी में सुनने का मादा है तो सुनिए। बिल्कुल जवाब आपके पास जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला। मैंने आपसे बोला सामान्य वर्ग का व्यक्ति कहाँ जाएगा, उनके लिए जनरल कैटेगरी में क्या व्यवस्था है। सब अगर आरक्षण में चली जाएंगी सीटें तो सामान्य वर्ग का। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, दून यूनिवर्सिटी में भी 7 सीटें निकलती हैं सिर्फ जर्नल कैटेगरी की 40 बच्चों में से। जी जितना कोटा मैंने खुद दिया था लैंग्वेज कोर्स है उसके अनुरूप सभी 400 से 500 लोग उसमें एग्जाम देने आए थे, होता है। तो मैं उसमें कैसे उम्मीद रख लूं कि मुझे 7 लोगों में शामिल किया जाएगा? आप मुझे बताइए, मैं कैसे मान लूं कि 400 लोगों में 7 से पहल करो, सीट्स है, मेरे को भी उसमें जगह मिलेगी। सारी तो रिजर्वेशन में जा रही है। केरला से पहल करो, राकेश मिश्रा जी, करो ना, राकेश मिश्रा जी। अरे 5 स्टेट संजीव जी रुक जाइए, नहीं है आपके पास जवाब, आपके पास जवाब ही नहीं है। नहीं आप पहल तो आप डिस्टर्ब मत कीजिए डिबेट, आप करो जवाब नहीं आप पे। कांग्रेस ने करनी है तो जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी क्यों बैठे कुर्सी पे? कांग्रेसियों को बैठा दीजिए ना। 5 प्रदेश स्वाति ने कीजिए, रुकिए संजीव जी। स्वाति जी सुनिए, हाँ, कोई आरक्षण कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। हर वर्ग जो आता है वो किसी न किसी वर्ग से आता है। जो आरक्षण की व्यवस्था है, जैसे अग्निवीर के लिए 10% की आरक्षण की व्यवस्था है, तो वो उस 50% से नहीं है, वो 100% से। उसमें जिस कोटे का व्यक्ति होगा, मान लिया SC कोटे का अग्निवीर आता है, तो वहां पे भी 10% उसका कोटा फिक्स है। ये नियम है, नहीं तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ वो गई। ठीक नियम है, पर 1200 सीटों में 1200 सीटों में वो पूरी 1200 सीटों की वो पूरी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। आप जाके नौकरी लेके आ गया, एक व्यक्ति एक नौकरी लेके आ गया, शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टर्म की है, जिसकी भी है। एक बच्चा जो 4 साल से लगा हुआ है वो कहाँ जाएगा? दूसरी भी उसी को मिलेगी। पहले दूसरी भी उसको मिल जाएगी। आपने प्रश्न पूछा कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? सामान्य वर्ग के जो अग्निवीर का कोटा है,
वो सामान्य वर्ग से जुड़ा है, जो आरक्षित वर्ग के अग्निवीर का कोटा है वो आरक्षित वर्ग से जुड़ा है, जो मैंने इस सेगमेंट में नहीं केवल बोला, मैंने ये वो जो सेगमेंट में बोला 10% जनरल बच्चा कहाँ जाएगा, जो नहीं। बच्चा तैयारी कर रहा है मैंने उसको जनरल बोला, कैटेगरी की बात नहीं करी है। अब आपने पूछा मेरे भाई, एक मिनट, हर वर्ग का संजीव, पहले से, हर वर्ग का पहले से निश्चित है, पहले से निश्चित है। मैं बात करूंगा कैसी बात कर रहे हो? ओबीसी में क्रीमी लेयर है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं है। अब ये बातें आपने उसके अंदर भी बहुत सब डिवीजन है। तथ्यात्मक रूप से छोटा कही, comment, हाँ। एक तथ्यात्मक रूप से आपने कही, उसका तथ्यात्मक जवाब है ये जो आरक्षण किसी विशेष वर्ग के लिए दिया जाता है वो पूरे 100% आरक्षण में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जनरल कोटे से ही सबको आरक्षण दिया जाता है, हर कोटे से उसका आरक्षण है। अगर एससी का कोई अग्निवीर आएगा तो वो मिश्रा जी हमें पता है, मिश्रा जी हमें पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कौन कौन से आरक्षण होते हैं वो पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एससी वर्ग का बच्चा जो अग्निवीर नहीं गया वो 4 साल से तैयारी कर रहा है, उसको कैसे मिलेगा? अब आपको ये प्रश्न उठाना जायज लगेगा कि हमें 10% रोजगार और बढ़ाने हैं। क्वेश्चन ये आना चाहिए, अगर 1000 लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं और अग्निवीरों के लिए हम 10% और रोजगार बढ़ाएंगे तो शायद उनका समायोजन होगा और समाज के साथ न्याय तो होगा। यही तो कैलकुलेशन में गैप है ना। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं पंकज पैनोली जी। देखिए मेरे को थोड़ा टाइम देना, बस 15-20 सेकंड। पहली बात तो मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी के लिए ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने ओबीसी खत्म करा। 10 साल हो गए सरकार को, 3 पत्र मैं दे चुका हूँ प्रमुख सचिव को। जितने स्टेट ओबीसी थे ना वो आज भी स्टेट है, वो सेंट्रल नहीं है। और सेंट्रल ओबीसी के लिए राजनाथ सिंह ने मेरी गांव में जाके बोला था प्रतापनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कि जैसे ही हमारी 17 में सरकार आएगी हम स्टेट ओबीसी को सेंट्रल ओबीसी करेंगे। वो आज तक नहीं हुआ है इस सरकार के अंदर, और 3 लेटर मैं खुद लिख चुका हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो अग्निवीर वाली बात है, देखो अग्निवीरों को कोटा देने से पहले स्टेट के बच्चों को कोटा दो, गुरिल्लाओं को कोटा दो, और जो लोग यहाँ पे डिसेबल हैं, ठीक है, जो तुम्हारी योजनाएं हैं उनको ध्यान दो। अग्निवीरों के लिए पेंशन की स्कीम तैयार करो, 10, 15, 20 हजार जो भी बनता है वो स्टेट अपनी तरफ से तैयार करे, उसके लिए फंड जुटाओ, उसके लिए फंड इकट्ठा करो। और जैसे आप वेलफेयर स्कीम चलाते हो, अंत्योदय, राशन बांटते हो, ये करते हो वो करते हो, उसी की तरीके से एक स्कीम निकालो कि जो भी अग्निवीर आएगा हमारा उसके लिए सम्मान है। ठीक है, सुझाव के तौर पर इसको लिया जा सकता है। स्वाति नेगी जी, फाइनल कमेंट 20 सेकंड। देखिए हम भी चाहते हैं कि जो अग्निवीर हमारे हैं उनको सम्मान दिया जाए। अब देखते हैं धरातल पे बीजेपी किस तरीके से अपने आप को देशभक्ति वाली पार्टी बताती है, तो किस तरीके से अग्निवीरों का सम्मान किया जाएगा ये आगे देखने वाली चीज़ है। हम चाहेंगे कि कुछ अच्छा निकल के आए। जो 4 साल हमारे बच्चे सेवा करके आए हैं देश की, उनको जो उनका सम्मान है और शौर्य है वो मतलब हमें हमारी सरकार को देना चाहिए। भले प्रदेश में कोई भी सरकार हो, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने देश की सेवा करी है वो हमारे लिए शौर्य की बात है। तो उन लोगों का सम्मान होना चाहिए, उनके मतलब हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए राजनीति के चलते। ठीक है, फाइनल कमेंट दे दीजिएगा संजय वर्मा जी। देखिए, सरकार लगातार रोजगार स्वरोजगार के ऊपर पूरा ध्यान कर रही है, और अग्निवीर जितने हमारे आएंगे तो उनके लिए सरकार ने पहले ही एक निश्चित किया हुआ है कि तमाम जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं उनमें उनको समायोजित किया जाएगा, और जो व्यक्ति अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार पूरी सुविधाएं मुहैया करवाएगी। ठीक है, मिश्रा जी फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। देखिए, अग्निवीर के बारे में सिर्फ इतना है कि अग्निवीर देश की सेना को नहीं प्रभावित करती। देश की जो सेना है उसकी जो संख्या हमारी तय है 13 लाख, वो पूरी होती रहती है। ये हमारी अतिरिक्त सैन्य शक्ति है जो विश्व के कई देशों में चलता है। अमेरिका से लेके, चाइना से लेके, रसिया से लेके, इजराइल से लेके, दुनिया के हर देशों में ऐसी योजनाएं हैं जो सार्वजनिक जीवन के लिए ऐसे प्रशिक्षित को तैयार किया जाता है, और ये स्वैच्छिक सेवा है, ना कि ये कम्प्लीमेंट्री सर्विस। ठीक है, माफी चाहूंगी, इंटरप्ट करूंगी, लेकिन समय की कमी को देखते हुए उस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सीएम दामी ने अग्निवीर सेल की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन अब जो फर्स्ट बैच निकल कर आने वाला है उनको किस तरीके से अग्निवीर सेल के जरिए स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, और उनको जो 10% आरक्षण की बात की जा रही है, बाकी सिविल सर्विसेज में नौकरी की बात की जा रही है, बाकी सेवाओं में कार्यरत करने की बात की जा रही है, वो धरातल पर कितनी सच साबित हो पाएगी, कितनी जरूरी और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।